उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, और इस वाराणसी शहर का सबसे पॉश इलाका है सिगरा। सिगरा में एक से एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं। वाराणसी शहर के जितने भी बिजनेसमैन हैं मैक्सिमम इसी सिगरा में हैं। जितनी भी अच्छी अच्छी दुकानें सब सिगरा में हैं, और जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जितने भी वाराणसी शहर के बड़े बड़े लोग हैं, सबके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी सिगरा में। इसी सिगरा में एक 20 मंजिले की नई बिल्डिंग बन रही होती है, और उस बिल्डिंग के सामने एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर कार आकर के रुकती है। उस फॉर्च्यूनर कार में से एक 30-32 साल का नौजवान बाहर निकलता है। उस नौजवान का नाम होता है वैभव सिंह। चूंकि वैभव सिंह गोरखपुर का रहने वाला होता है, एक गोरखपुर का जाना माना बिजनेसमैन होता है वैभव सिंह, और वैभव सिंह को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के सिलसिले में वो वाराणसी के इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के जितनी भी कमर्शियल स्पेस है उसको खरीदना चाहता था, और उसी के सिलसिले में वो यहाँ पर आया हुआ था। वैभव सिंह अपनी गाड़ी से उतर करके जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर, उस कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है, ठेकेदार अपने ऑफिस से दौड़ करके आता है और वैभव सिंह को अपने साथ लेकर के जा ही रहा होता है कि एकाएक वैभव सिंह की नज़र एक औरत की तरफ पड़ती है, जो औरत ग्राउंड फ्लोर पर ही सीमेंट के काम में काफ़ी व्यस्त होती है। वो उस औरत का आने जाने वालों से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने काम में इतनी मशगूल होती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको कुछ भी पता नहीं होता है। उस औरत को देखने के बाद उसके फटे चिथड़े साड़ियाँ, गंदी साड़ी और उसके चेहरे के हाव भाव को देख करके लगता है कि वो औरत काफ़ी गरीबी से गुजर रही थी, काफ़ी सारी परेशानियों से जूझ रही थी। लेकिन वैभव सिंह ने जैसे ही उस औरत की तरफ देखा, वैभव सिंह की नज़र जैसे ही उस औरत की तरफ पड़ती है, वैभव सिंह के कदम अचानक रुक जाते हैं और वैभव सिंह लगातार उस औरत की तरफ देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वैभव सिंह उसे काफ़ी अरसे से जानते हो। वैभव सिंह के साथ आ रहा ठेकेदार और वैभव सिंह का ड्राइवर दोनों बार बार वैभव सिंह की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि एकाएक इस औरत को, इस गरीब महिला को देखने के बाद इनको क्या हो गया, ये क्यों ठिठक गए, क्यों रुक गए। लेकिन वैभव सिंह को तो कुछ और ही अपने पिछले जीवन के बारे में, अपने पिछले समय के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें याद आती हैं जिसको सोचने के बाद वैभव सिंह की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वैभव सिंह का कदम अनायास ही उस महिला की तरफ बढ़ जाता है, और जहाँ पर वो महिला काम कर रही होती है, वैभव सिंह अपने छोटे छोटे कदमों से उस महिला के पास पहुँच जाते हैं और एक नाम लेते हैं, कहते हैं कि सुमी। और जैसे ही सुमी कहते हैं, वो महिला एक बाएक हक्का बक्का हो जाती है, और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखती है, देखने के बाद उसने भी वैभव सिंह को पहचान लिया, और पहचानने के बाद उस महिला के चेहरे का भाव देख करके ऐसा लगता था कि उस महिला ने वैभव सिंह को काफ़ी अच्छे से जाना था, काफ़ी अच्छे से पहचाना था। कुछ न कुछ तो वैभव सिंह और उस महिला के बीच में रिलेशन था जिसको बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे। जैसे ही वैभव सिंह उसको सुमी कहते हैं, एक्चुअल में उस महिला का नाम होता है सुमन, लेकिन लोग उसे सुम्मी सुम्मी कह करके ही पुकारते थे, और ये सुम्मी नाम वैभव सिंह के द्वारा ही दिया हुआ था। जैसे ही महिला वैभव सिंह की तरफ देखती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो वहाँ एक पल भी रुक नहीं पाती है, और वहाँ से भाग करके उसी बिल्डिंग के एक ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए रूम के अंदर चली जाती है। वैभव सिंह पीछे से आवाज़ लगाते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती है, और उस रूम
और वो उस रूम में जाकर के बैठ जाती है। पीछे पीछे वैभव सिंह भी उस रूम में पहुंचते हैं। वैभव सिंह के आंखों में भी आंसू था, उस महिला के आंखों में भी आंसू था। इसे देखने के बाद हर आदमी वहां पर बेचैन था। हर आदमी ये जानना चाहता था कि आखिर इतने बड़े ठेकेदार, इतने बड़े बिजनेसमैन का इस एक गरीब मजदूर महिला के साथ क्या रिलेशन है, कैसे इन दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर राय और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्राइम और साजिश के इस नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी बहुत ही विचित्र है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी काफ़ी सोच में पड़ जाएंगे। आपके भी दिल के किसी कोने में ये कहानी अपना जगह बनाने में कामयाब होगी। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता हो आपको तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के कंटेंट आपको आपके दिल के अगर करीब हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर का एक जाना माना चेहरा, गोरखपुर शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा व्यापारी जिसका नाम है वैभव सिंह। वैभव सिंह के पिताजी भी गोरखपुर के एक बड़े व्यवसायी थे, लेकिन अभी कुछ ही सालों पहले उनकी देहांत हो गई होती है। वैभव सिंह के परिवार में वैभव सिंह की माताजी और एक अकेला वैभव सिंह। वैभव सिंह अपने माता पिता का इकलौता संतान था। बहुत सारी प्रॉपर्टियां थी, बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस था वैभव सिंह का। और वैभव सिंह ने अपनी छोटी सी उम्र में अपने बिजनेस को बखूबी संभाला। उनके माता को अपने इकलौते संतान के ऊपर काफ़ी गर्व था। लेकिन अब वैभव सिंह के माता जी को एक चिंता सताने लगी थी कि अब वैभव जवान हो गया है और उनके अंदर अब एक बहू की चाहत बैठ गई थी और वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी कोई अच्छी लड़की मिल जाए जिससे मैं वैभव की शादी कर दूं। और उसी समय उनके पास एक रिश्ता आता है। वैसे रिश्ते तो अनेकों आते हैं, लेकिन उन सारे रिश्तों में से वैभव की माँ को एक रिश्ता पसंद आता है। उस लड़की का नाम होता है सुमन। वैसे सुमन के परिवार वाले, उसके माता पिता काफ़ी अमीर नहीं होते हैं। वैभव सिंह के साथ शादी कर पाएं ये उनके बस की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब वो रिश्ता लेकर के वैभव सिंह के माता के पास पहुंचते हैं और सुमन का जब तस्वीर उनके माँ को दिखाया जाता है तो वैभव की माँ को लड़की पसंद आ जाती है। और जब शाम को वैभव ऑफिस से घर आता है तो वैभव की माँ उसको वो फ़ोटो दिखाती है और कहती हैं कि ये लड़की तुमसे शादी के लिए कैसी रहेगी। वैभव जब उस तस्वीर को देखता है तो वैभव को भी वो लड़की काफ़ी पसंद आती है और वैभव माँ से कहता है, माँ अगर आपको पसंद है लड़की तो मुझे भी पसंद है। आप जब कहें तब चला जाए और एक बार उस लड़की के परिवार वालों से उस लड़की से मिल लिया जाए। उसकी माँ कहती है, बेटे अब देर क्या करना है, कल ही चलते हैं और कल चल करके उस लड़की को देखते हैं। और लड़की की बातचीत, देखने में लड़की तो सुंदर है ही, अगर उसका व्यवहार सही लगेगा तो कल ही शादी फिक्स कर दिया जाएगा। दूसरे दिन वैभव और उसकी माँ दोनों उस लड़की के यहाँ जाते हैं। लड़की को देखते ही वैभव एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है।
उसको लड़की इतनी पसंद आती है कि वो माँ से कहता है, माँ मुझे तो लड़की पसंद है, आपका क्या विचार है? माँ कहती है, बेटा ये लड़की मुझे भी पसंद है, अब तुम इससे थोड़ी देर इसे साथ में लेकर के जाओ, थोड़ी देर बैठो, इससे बातें करो, जिससे इसका व्यवहार का भी पता चल जाए। और माँ वहाँ से निकल करके चली जाती है और उस कमरे में वैभव और सुमन दोनों होते हैं। काफ़ी देर तक दोनों आपस में बातचीत करते हैं। वैभव को सुमन का व्यवहार काफ़ी अच्छा लगता है और सुमन को भी वैभव काफ़ी पसंद होता है। सुमन भी देखने में इतनी सुंदर थी, व्यवहार कुशल थी कि उसको कोई भी देखता था तो देखता ही रह जाता था। और वैभव भी हट्ठा कट्ठा नौजवान, देखने में काफ़ी स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। शादी का दिन तय हो जाता है और अपने निश्चित डेट को, निश्चित तारीख को उन दोनों के बीच में बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन वैभव के पास आती है और कुछ दिनों तक वैभव के परिवार में काफ़ी खुशहाली रहती है। सुमन भी अपनी सास के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है, अपने पति के साथ अपने पूर्ण वैवाहिक जीवन का फुल आनंद लेती है। दोनों के हंसी खुशी ज़िंदगी कट रही थी और अब वैभव अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दूसरे दूसरे शहरों में भी अपनी दुकानें खोल रहा था, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था। इधर सुमन के घर वाले, सुमन के माता पिता और उसका भाई और एक सुमन का जीजा था, ये सब एक लालची प्रवृत्ति के आदमी होते हैं। इनको जब पता चलता है कि सुमन की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हो गई है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, तो हर बार वो सुमन से कहते हैं कि अपने पति से पैसे मांगो, कभी बिजनेस करना है, कभी कोई दूसरा काम है। और हर बार सुमन अपने पति से पैसे मांगती है और अपने माता पिता को, भाई को, कभी अपने जीजा को पैसे भिजवाती रहती है। वैभव सुमन को समझाता है कि देखो, जो तुम कहती हो वो तो मैं हमेशा देने के लिए तैयार हूँ, मैं हमेशा देता हूँ, लेकिन ये लोगों को देख करके मुझे लगता है कि इनके अंदर लालच बैठ गया है और अब इनको थोड़ा सा मना करने की ज़रूरत है। अब तुमसे जब ये मांगते हैं तो थोड़ा मना करो इन्हें। लेकिन सुमन मना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। वो अपने माता पिता को जब भी ज़रूरत पड़ती थी, जब भी उसके माँ बाप फ़ोन कर देते थे, जब भी उसको भाई फ़ोन कर देता था, जब भी उसका जीजा फ़ोन करता था, वो ज़बरदस्ती करती थी वैभव के साथ और किसी भी तरीके से वो पैसे ले करके भेजती थी। अब जो सुमन का जीजा था वो बहुत ही गलत टाइप का आदमी था। अब वो सुमन को और उल्टी सीधी बातें पढ़ाना शुरू कर देता है। एक दिन सुमन का भाई सुमन के पास आता है और कहता है कि दीदी मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। सुमन कहती है कि इतना ज़्यादा पैसा क्या करोगे तुम? उसका भाई कहता है कि दीदी मुझे बिजनेस करना है और कुछ पैसे पिताजी के पास है, लेकिन 10 लाख रुपए की और ज़रूरत है। मुझे जीजा जी से कह करके दिलवा दो, मेरा बिजनेस सेटअप हो जाएगा, उसके बाद मैं पैसा वापस कर दूंगा। सुमन कहती है ठीक है, शाम को वैभव को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ, अगर उनके पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें ज़रूर दिलवा दूंगी। शाम को जब वैभव आता है, सुमन वैभव से बात करती है और कहती है कि 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरे भाई को बिजनेस करना है। वैभव कहता है कि इतना सारा पैसा अभी इंस्टेंट मेरे पास नहीं है जो कि मैं दे पाऊँ, क्योंकि मैंने अपना बिजनेस दूसरे शहरों में एक्सपेंड करना शुरू कर चुका हूँ, जिसके लिए मुझे काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत है।
इसलिए मैं अभी इस समय पैसा नहीं दे पाऊंगा। सुमन काफी नाराज होती है, काफी बुरा भला वैभव को कहती है, लेकिन फिर भी वैभव कहता है कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस समय मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। सुमन का भाई काफी नाराज होकर के और वहां से चला जाता है। और जब उसका भाई अपने गांव चला जाता है तो वहां पर अपने पिता को, अपने जीजा को, सबको बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, वैभव ने पैसा देने से मना कर दिया है। अब सुमन के परिवार वाले सुमन को तरह तरह की बातें कहते हैं, उसको बरगलाना शुरू कर देते हैं, उसको उसके परिवार के विपक्ष में उसे काफी सारी चीजें बताना शुरू कर देते हैं। अब उसके जीजा ने सुमन को फोन कर करके कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, उस परिवार में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब बातें जो सुमन को काफी बुरी लगती हैं। और एक दिन जब वैभव आता है तो सुमन वैभव के ऊपर बिफर पड़ती है और कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने बिजनेस और अपने माँ के अलावा मुझसे कोई प्रेम नहीं है, मुझसे कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है, तुम सिर्फ दिखावे के लिए मेरे साथ रिश्ता बना के रखे हो। ये सब चीज़ें जब वो बोलती है तो वैभव कुछ देर के लिए काफ़ी गुस्सा होता है, नाराज होता है, लेकिन फिर बाद में सुमन को समझाता है और कहता है कि ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो, और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ही तो है। कल के दिन आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये कल हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ही तो है। ये तुम्हारा नहीं है तो और किसका है। मैं जानता हूं कि तुम किन लोगों के बहकावे में आ रही हो। अच्छा यही होगा कि उन लोगों से रिश्ता कम रखो, उन लोगों के बहकावे में मत आओ, क्योंकि तुम्हारा जीजा और तुम्हारा भाई ये सब लोग सही नहीं है। लेकिन वैभव के समझाने का सुमन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और सुमन वैभव और उसकी माँ के साथ अब कटी कटी सी रहने लगती है। जिस तरह से पहले अपने सास की इज्जत करती थी, हर बात को मानती थी, सास की सेवा करती थी, अब वो सब चीज़ें नहीं रह जाती हैं। अब तो सास अगर कोई भी काम भी उसको बोलती है तो उस काम को भी मना कर देती थी। लेकिन सुमन की सास काफ़ी नेक विचार वाली औरत होती हैं। वो ये सब चीज़ें एक बच्चा समझ करके माफ़ करती हैं उसकी, और हमेशा अपनी बहू को प्यार करती है। और अगर वैभव नाराज भी होता है सुमन से तो उसकी माँ उसको हमेशा यही समझाती हैं कि अभी कम उम्र है इसकी, समझदारी नहीं है, धीरे धीरे अपने परिवार को समझने लग जाएगी, कौन अच्छा है कौन बुरा है, आने वाले समय में इसको सब पता चल जाएगा। और फिर वैभव अपनी माँ की बातें सुन करके चुप हो जाता है। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब सुमन ने वैभव को उल्टी सीधी बातें बताना शुरू कर दिया, उसके माँ के को लगा करके वैभव को काफ़ी गंदी गंदी बातें बोलने लग गई। और जब ये वैभव सुना तो वैभव आग बबूला हो गया और गुस्से में उसने सुमन को एक थप्पड़ जड़ दिया। सुमन को थप्पड़ लगने के बाद जैसे ही वैभव की माँ देखती है, दौड़ कर आती है, वैभव को समझाती है, सुमन को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमन अपनी सास को उल्टी सीधी चीज़ें बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि अब मैं इस घर में एक पल भी रुकने वाली नहीं हूँ। अपना सामान उठाती है और फिर वैभव से कहती है कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारी माँ तुम्हें मुबारक हो, और आज के बाद तुमसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने गांव। और यह कह करके वो अपना सामान लेकर के निकल पड़ती है और अपने गांव पहुंच जाती है।
वैभव की सास, वैभव की माँ काफ़ी उसको रोकने की कोशिश करती है, काफ़ी मिन्नतें करती है कि ऐसे मत निकलो, हमारी इज्जतों की धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर तुम्हें अपने गांव जाना ही हो तो हम अच्छे तरीके से तुम्हें विदा करेंगे, ड्राइवर को बुला करके गाड़ी में बैठा करके तुम्हें तुम्हारे घर तक, तुम्हारे गांव तक छोड़ करके आएंगे, लेकिन इस तरीके से अकेले घर से निकल करके मत जाओ। वैभव भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है और फिर अपने भाई को बुलाती है और भाई को बुलाने के बाद अपने गांव चली जाती है। जब वो अपने गांव पहुंचती है तो उसका जीजा और उसका भाई, उसके परिवार वाले उसे काफ़ी बहलाते हैं, काफ़ी फुसलाते हैं। उसके परिवार के प्रति, वैभव के प्रति, उसके माँ के प्रति उसे काफ़ी बरगलाया जाता है और उसके दिमाग में ये चीज़ भर दिया जाता है कि तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति, तुम्हारी सास, ये सब गलत है। उसका जीजा यहाँ तक कहता है कि तुम वैभव को तलाक दे दो, तलाक के बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सेदार तुम होगी और तुम आराम से अपनी मर्जी से कोई भी कहीं भी शादी करके और एंजॉय कर सकती हो। लेकिन ये सब चीज़ें सुमन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये लालची लोग, उसके भाई, उसकी माता पिता और उसका जीजा, उसकी बड़ी बहन, इन लोगों ने इस तरीके से उसका माइंड डाइवर्ट किया कि वो भी तलाक लेने के लिए तैयार हो जाती है और फिर तलाक की नोटिस वैभव को भेज दिया जाता है। जब वैभव के पास तलाक का नोटिस जाता है तो वैभव शॉक्ड हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, सुमन ने तलाक के लिए नोटिस भेजा है। वैभव की माँ फोन करती है, सुमन को फोन करती है, लेकिन सुमन फोन को रिसीव नहीं करती है। सुमन के पिता को, उसके जीजा को, सबको फोन किया जाता है, कोई रिसीव नहीं करता है। फिर वैभव फोन करता है तो वैभव का फोन भी कोई रिसीव नहीं करता है। फिर 1-2 दिन के बाद जब वैभव की माँ फोन करती है तो सुमन का जीजा फोन को उठाता है और कहता है कि अब आप लोग यहाँ फोन ना करें, क्योंकि सुमन अब आपके परिवार में रहना नहीं चाहती है और हमने इसलिए तलाक का नोटिस आपको भेजा है और अब सुमन को तलाक चाहिए। जब सास ये सुनती है तो सास के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके परिवार का कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वैभव और सुमन का तलाक हो जाता है। तलाक में सुमन को काफ़ी सारे पैसे, तकरीबन 40-50 लाख रुपए वैभव के द्वारा दिए जाते हैं। एल्यूमिनियम मनी के तौर पर 40-50 लाख रुपए सुमन को दिया जाता है, जो कोर्ट डिसाइड करता है। और फिर वैभव अपनी दुनिया में रम जाता है। वैभव को सुमन की काफ़ी याद आती है। वैभव की माँ तो कुछ दिनों तक खाना पीना तक छोड़ देती है, क्योंकि उसे अपनी बहू से इतना प्यार था, इतना लगाव था कि वो उसके साथ बिछड़ करके काफ़ी व्यथित हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कई बार वैभव भी सुमन के ससुराल में सुमन को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन से ना ही बात हो पाती है और उसके घर वालों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि सुमन यहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं है, सुमन अपने ननिहाल में गई है तो सुमन कहीं और गई है। इस तरीके से झूठ बोल दिया जाता है।
समय बीतता है, जब सुमन के पास 40-50 लाख रुपए आ जाते हैं तो उसका जीजा फिर सुमन को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है और मूर्ख बनाने में सफल होता है। धीरे धीरे उससे पैसे उसका जीजा निकालना शुरू कर देता है। पहले तो उसका भाई उससे 10-15 लाख रुपए ले लेता है बिजनेस करने के नाम पर और कहता है कि दीदी मैं अपना बिजनेस सेटल होने के बाद तुम्हें ये पैसा वापस कर दूंगा। और जो बाकी पैसा होता है उसका जीजा यह कहकर उससे ले लेता है कि देखो तुम्हें मैं एक फ्लैट खरीदवा देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं और फ्लैट खरीद लोगी तो कोई भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर तुम्हारी दूसरी शादी आसानी से हो जाएगी। सुमन अपने जीजा के बातों में आ जाती है और उसको पैसा दे देती है। इधर भाई भी पैसा ले लेता है और बचा खुचा जितना पैसा होता है सुमन का उसका जीजा ले लेता है। और जब काफी दिन हो जाते हैं और सुमन अपने जीजा से कहती है कि तुमने न फ्लैट खरीदा और न ही पैसा दिया, कहाँ है मेरा पैसा, पैसा दे दो। तो जीजा कहता है कि तुम्हारा कोई भी पैसा मेरे पास नहीं है, तुमने कब मुझे पैसा दिया। जब वो अपने भाई से कहती है कि तुमको जो बिजनेस के लिए पैसा दी थी वो पैसा वापस कर देते तो मैं भी अपना कुछ करती। भाई कहता है कि दीदी मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, मैंने बिजनेस शुरू किया था वो सब बिजनेस में लॉस हो गया। और कुछ दिनों तक सुमन को अपने पास रखते हैं। उसके बाद सुमन के भाई की शादी होती है। उसकी शादी होने के बाद उसकी भाभी जो आती है वो काफ़ी विचित्र मानसिकता की औरत होती है। वो सुमन को बिल्कुल देखना नहीं चाहती है और एक समय ऐसा आता है कि सुमन को ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सुमन को जब घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर सुमन काफ़ी मिन्नतें करती हैं अपने भाई और भाभी से और अपने माता पिता से कहती है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि अब हमारा इस घर में तो कुछ चलेगा नहीं, अगर हम तुम्हें रोकना भी चाहेंगे तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अब ये घर तो तुम्हारे भाई और भाभी का है और वो तब तुम्हें रखना नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। और फिर सुमन वहाँ से निकल जाती है और निकल करके गोरखपुर से वाराणसी आ जाती है। वाराणसी आने के बाद वो कुछ दिनों तक विश्वनाथ धाम के आसपास जो कुछ गरीब लोग रहते हैं उनके साथ में रहती है। जो विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और गरीबों को कुछ खिलाते पिलाते हैं, वहीं पर कुछ दिनों तक खाती पीती है और फिर वहाँ से वो एक अपार्टमेंट बन रहा होता है, 20 मंजिले का अपार्टमेंट, और उसमें मजदूरी करने लग जाती है, काम करने लग जाती है। और उसी अपार्टमेंट के बगल में जो उस अपार्टमेंट में काम करने वाले लेबर हैं उनके लिए छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना करके ठेकेदार दिया हुआ था और उन्हीं झोपड़ियों में रहना शुरू कर देती है। किसी भी तरीके से उसको इधर उधर से मांग करके खा लेती थी और उसमें काम करती रहती थी। दिन कट रहे थे लेकिन उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसके शरीर में तरह तरह की परेशानियां शुरू हो गई थी। कई बार तो वो सोचती है कि अब इस जिंदगी को खत्म कर दूं, लेकिन उसके साथ में काम करने वाली 1-2 और मजदूर होती हैं, उसको समझाते हैं और कहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। और ऐसे ही उसका दिन बीत रहा होता है कि फिर उसके पति की मुलाकात उस दिन वहां पर होती है। वैभव सिंह जब इसकी सारी बातें सुनते हैं
तो कहते हैं कि ठीक है, तुम जिस झोपड़ी में रहती हो, कहाँ रहती हो, चलो हमको वहाँ पर लेकर के चलो। वैभव सिंह को बगल में बने हुए अपने एक झोपड़ी में लेकर के जाती है। जब वहाँ वैभव सिंह जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई है। चारपाई के बगल में उसके फटे पुराने कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और चारपाई के ऊपर उस झोपड़ी के किनारे पर एक शीशे में मढ़ी हुई तस्वीर टंगी हुई है और वो तस्वीर किसी और की नहीं, वैभव सिंह की ही है। वहीं पर बगल में एक कील गड़ा हुआ था और उस कील में एक माला टंगा हुआ था, एक कंगन टंगा हुआ था, जो कि किसी समय वैभव सिंह ने अपनी पत्नी को अपने हाथों से पहनाया था। वैभव सिंह जब ये सब चीजें देखते हैं तो कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा तो आज से 3 साल पहले तलाक हो गया था, फिर तुमने मेरा फोटो यहां पर लगा करके क्यों रखा है। सुमन कहती है, तलाक हो जरूर गया था, लेकिन आपको मैंने आज तक अपने दिल से निकाला नहीं था। कोर्ट ने तो जरूर हमारे और आपके बीच में दूरियां बना दिया था, हमारे परिवार वालों ने तो हमारे और आपके बीच में जरूर दूरियां बना दिया था, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में आप आज भी उसी तरह से विद्यमान हैं जैसे आज से 3 साल पहले थे। मैं हर दिन सुबह जब उठती हूँ तो आपकी शक्ल को देखने की कोशिश करती हूँ और इसीलिए ये फोटो हमने टांग करके रखा है। सुबह की मेरी शुरुआत किसी भगवान की तस्वीर से नहीं, सुबह की शुरुआत मेरी आपकी तस्वीर को देख करके होती है और शाम को जब मैं बिस्तर पर सोती हूँ तो आपकी तस्वीर को देख करके ही सोती हूँ। और हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सकुशल रहें और आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें। इतना कहने के बाद वो रोने लग जाती है, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। और जब वैभव सिंह ये बातें सुनते हैं तो वो भी गमगीन हो जाते हैं, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं और वो अपने पत्नी को गले से लगा लेते हैं। एक वैभव सिंह जो ठाट बाट में रहने वाला इंसान एक गंदे मैले कुचैले कपड़े में लिपटी हुई औरत को इस तरीके से भींच करके गले लगा लिया है जैसे लगता है कि बरसों बाद ये दोनों एक दूसरे से मिले हों। और उसी तरीके से सुमन ने भी वैभव सिंह को अपने बाजू में इतनी जोर से जकड़ रखा था जिससे कि कहीं छूट न जाए। दोनों एक दूसरे के को बाहों में बांधे हुए और लगातार रोते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब दोनों अलग होते हैं तो वैभव कहता है कि ये कुछ पैसे मेरे पास हैं, ये पैसे ले लो। और उसके बाद अपने ड्राइवर को बुलाता है और कहता है कि अभी जाओ और 2-3 अच्छी साड़ियां खरीद करके लेकर आओ। ड्राइवर तुरंत जाता है और वहीं बगल के मार्केट से अच्छी साड़ियां खरीद कर लाता है। वैभव सिंह कहते हैं, सुमन को कहते हैं कि अब मुझे ये तुम्हारा शक्ल, ये तुम्हारे कपड़े नहीं देखे जाते हैं। मैं बाहर बैठता हूँ और तुम अच्छे से नहा करके इन साड़ियों को पहन लो, फिर मैं एक बार तुम्हें देखने के बाद मैं चला जाऊंगा और इन पैसों से अब तुम्हें मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है,
इन पैसों से अपनी ज़िंदगी काटना और हर महीने मैं तुम्हें पैसे भिजवाता रहूँगा। और अगर तुम कहोगी तो इसी बिल्डिंग में या अगल बगल के किसी भी बिल्डिंग में मैं तुम्हें एक फ्लैट भी खरीद करके दे दूंगा। सुमन कहती है कि ठीक है, मैं नहा करके आती हूँ, फिर बात करते हैं। सुमन चली जाती है, नहा धो करके आती है। जब नहा धो करके और तैयार होकर के आती है तो उसे देखने के बाद वैभव सिंह देखते ही रह जाते हैं और अपनी उन पिछली पुरानी यादों में गुम हो जाते हैं जब सुमन नहा धो करके और तैयार होकर के आती थी। आज में और उस समय में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था। सुमन नहाने धोने और तैयार होने के बाद बिल्कुल वैसे ही सुंदर लग रही थी जो कि पहले लगती थी। सिर्फ अंतर इतना ही था कि उसके चेहरे पर कुछ मायूसी नजर आ रही थी, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। वैभव सिंह सुमन के पास जाते हैं और सुमन से कहते हैं कि तुम बिल्कुल पहले जैसे ही सुंदर दिख रही हो, कुछ तो नहीं बदला है। लेकिन जब कोर्ट ने हम दोनों का तलाक मंजूर कर लिया है तो हम दोनों एक तो हो नहीं सकते हैं। सुमन कहती है कि क्यों नहीं हो सकते हैं? जब इंसान का दिल मिल जाए, एक दूसरे के लिए इज्जत हो, तो कोर्ट या कोई नियम ये सब कुछ दरकिनार किया जा सकता है। लेकिन वैभव सिंह कहता है नहीं, अब ये चीज़ें संभव नहीं है। लेकिन ये है कि मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजता रहूँगा, तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीद करके दे दूँगा। अगर तुम शादी करना चाहोगी, अगर किसी व्यक्ति से अगर शादी करना चाहती हो तो वहाँ शादी करवाने में भी तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक हो जाएं। ये बात सुन करके सुमन फिर रोने लग जाती है और वैभव से कहती है कि ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। मेरी जो सासू माँ हैं वो कैसी हैं? वैभव कहता है कि माँ ठीक है, लेकिन हमेशा तुमको याद करती रहती है। जब से तुम माँ को छोड़ करके गई हो, हमेशा तुम्हारे ही यादों में रहती है। हमेशा पूछती रहती है कि मेरी बहू कहाँ होगी, कैसे होगी, किस हालात में होगी। सुमन कहती है कि एक बार मुझे मेरी सासू माँ से बात करवा दो, उसके बाद आप बेशक यहाँ से चले जाना। वैभव फोन लगाता है, अपनी माँ से कहता है माँ, सुमन मिल गई है और तुमसे बात करना चाहती है। उधर से वैभव की माँ सुमन से बात करती है और कहती है कि बहू कैसी हो तुम, कहाँ चली गई थी इतने दिनों तक? सुमन कहती है कि माँ मैं क्या कहूँ, मैं आपसे कुछ कहने के लायक नहीं हूँ। और इतना कहते कहते सुमन रोने लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। फिर उसकी सास कहती है कि ठीक है बेटी, फोन वैभव को दे दो। और सुमन फिर फोन वैभव को दे देती है। वैभव फोन लेता है तो बोलता है हाँ माँ ठीक है, बात हो गई, मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है निकलना नहीं, अपने साथ में मेरी बहू को भी लेकर के आना है। वैभव कहता है कि माँ क्या कह रही हो? तो वैभव की माँ कहती है कि मैं कुछ नहीं कह रही हूँ,
मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मेरी बहू को मेरे पास लेकर के आओ, बस मैं यही चाहती हूँ। वैभव अपनी माँ की बातों को आज तक कभी भी नहीं टाला था और टाल भी नहीं पाता है। और फिर सुमन को कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो, माँ के पास चलना है। सुमन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसका दिल अंदर से गदगद हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसने जीवन के जितने भी अधूरे सपने थे, जितने अधूरे ख्वाब थे, सबको पूरा कर लिया है, सब कुछ पा गई। और वो तुरंत जाकर के गाड़ी में बैठती है। वहाँ पर काम करने वाले भी जितने भी लोग हैं, सबको जब ये कहानी पता चलती है कि ऐसी ऐसी बात है, ये जो बड़े आदमी हैं ये सुमन के पहले के पति हैं और इन्होंने फिर से सुमन को अपना लिया है, हर व्यक्ति खुश होता है और तालियों की गड़गड़ाहट से वहाँ का माहौल पूरा खुशनुमा बन जाता है। वहाँ काम करने वाले जितने भी लेबर, मजदूर, मिस्त्री और ठेकेदार थे, सब छोड़ने के लिए उस बिल्डिंग के दरवाजे तक सुमन को आते हैं और सुमन को गाड़ी में बैठा करके ऐसे विदा किया जाता है जैसे कि अपनी बेटी को विदा किया जा रहा है। सुमन वहाँ से चली जाती है, ससुराल पहुँचती है अपने। तो वहाँ पर ससुराल में उसकी माँ, उसकी सासू माँ दरवाजे पर थाली लिए हुए, आरती की थाली लिए हुए अपनी बहू का इंतज़ार कर रही होती है। जिस तरह से पहली बार कोई बहू ससुराल में शादी के बाद आती है, उसी तरीके से अपनी बहू का इंतज़ार कर रही होती है। और फिर वहाँ जब सुमन पहुँचती है, उसे इज्जत और सत्कार के साथ अपने घर में प्रवेश कराया जाता है। घर में प्रवेश करने के बाद उसकी सास इतनी खुश हो जाती है कि लगता है उसे कि उसके घर का पूरा दुख ही दूर हो गया। और रात में फिर रात होती है तो वैभव बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आता है, दुकान से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आता है जो कि सुमन को बहुत पसंद था। सुमन हर रात अपने बिस्तर पर जाने से पहले अपने बालों में गजरा लगाया करती थी और आज फिर वैभव उसी गजरे के साथ घर में प्रवेश किया था। और फिर से वो दोनों अपनी पुरानी यादों में फिर खो जाते हैं, एक दूसरे में इस तरह से खो जाते हैं कि जैसे बरसों बाद मिले हों और फिर से उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। दोस्तों, अगले 1 साल के बाद उन दोनों के परिवार में एक प्यारी सी गुड़िया का जन्म होता है और फिर खुशी खुशी उनका परिवार अपना आगे की जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है। यहाँ पर एक पति और पत्नी की 3 साल के बाद मिलन होती है और यहीं पर इस कहानी का खात्मा होता है। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, फिर किसी एक और खुशनुमा माहौल, खुशनुमा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।